प्रसंग उसमें पुस्तक में दिए हैं। एक सुरेश जी सोनी करके हैं, उसमें भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, भारत विज्ञान में कितना विकसित था, उसके विषय में सारी जानकारी उसमें दी है। एक नानी पालखी वाला जी हैं, उनकी किताब है भारत की अनमोल विरासत। इसमें भी भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी दी है कि हमें गर्व हो कि हम ऐसे राष्ट्र में, ऐसे देश में रहते हैं कि यहाँ अपनी विरासत जो है वो बहुत श्रेष्ठ रही है। और एक लेखक हो गए हैं धर्मपाल जी। शायद नाम ना सुना हो तो मैं बता दूं, धर्मपाल जी यानी स्वदेशी का आंदोलन चलाने वाले राजीव दीक्षित, उनका नाम शायद सुना हो। तो राजीव दीक्षित के गुरु ये धर्मपाल जी। तो धर्मपाल जी वैसे गांधी जी को बहुत मानते थे। अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, उसके पश्चात गांधी जी से मिले और कहा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो गांधी जी ने पूछा कि आपका रुचि का विषय क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा रुचि का विषय अंग्रेजी है। अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, उसमें मेरा अच्छा कमांड है। तो गांधी जी ने कहा कि आप इंग्लैंड जाइए और इंग्लैंड में सेनेट की लाइब्रेरी है। भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्हें हर महीने अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने जिले की सारी जानकारी रिपोर्ट में लिखकर इंग्लैंड के सेनेट में भेजनी पड़ती है। तो वो सारे रिपोर्ट देखकर उसका आप संकलन करिए और वो लेकर फिर भारत में आइए। कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भारत के विषय में क्या लिख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो वो थोड़ी जानकारी मिले। तो ये धर्मपाल जी चले गए इंग्लैंड। वहां सेनेट की लाइब्रेरी में ये सारे पत्र हैं, लेकिन वहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें सर किताब मिला हो। तो ये धर्मपाल जी, तो उनके पास सर किताब नहीं है। तो सर किताब कैसे मिलेगा? तो उसके लिए और एक कंडीशन है कि वो इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए। अब धर्मपाल जी नागरिक भी नहीं है। इतने बड़े दो कारण थे कि जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य में पूरा नहीं हो सकते हैं। तो इनके पास कारण था वापस आने का, और गांधी जी को कह सकते थे कि भाई वहां तो केवल सर किताब मिला है, वही जा सकता है, और सर किताब उसी को मिलता है जो इंग्लैंड का नागरिक है, वो तो मैं हूं नहीं। तो मुझे उस लाइब्रेरी में जाने नहीं मिलेगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन उन्होंने कारण नहीं दिया, वहां रुके। जो काम लिया है वो पूरा करना है। वहां पर फिर उन्होंने इंग्लैंड की ही लड़की से प्रेम विवाह किया, और उस पत्नी के ही परिचय से उसे उन्होंने सर किताब प्राप्त किया। और वो सर किताब प्राप्त करके करीब 35 वर्ष वहां रहे, और वो सेनेट की लाइब्रेरी में करीब करीब 40,000 सारे रिपोर्ट थे, उनका अध्ययन किया। और अध्ययन करके फिर भारत लौटकर उन्होंने उन सारी जानकारी से 10 ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें अलग अलग विषय के अलग अलग ग्रंथ हैं। यानी अंग्रेज भारत में आने के पहले भारत की शिक्षा पद्धति कैसी थी, भारत की समाज व्यवस्था कैसी थी, भारत में उद्योग नीति कैसी थी, सारी अलग अलग विषयों के 10 ग्रंथ उन्होंने बनाए। उसमें अगर समय हो किसी के पास तो वो पढ़ सकते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती सारी भाषाओं में वो उपलब्ध है। तो ये धर्मपाल जी ने उसमें बहुत सारी जानकारी दी है जो हमें पता ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं जाता था। सबसे पहले तो हमें बताया जाता है आज कि भारत ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये सरासर गलत है, झूठ है। भारत कभी भी कृषि प्रधान नहीं था। भारत को कृषि प्रधान बनाया गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ उसका, कि जो भी हम कपड़ा पहनते हैं वो रुई से कपड़ा बनता है। तो वो रुई से पहले धागा बनेगा, और हर धागे का काउंट होता है।
जितना अधिक काउंट होगा उतना धागा पतला होता है। यानी सरल भाषा में बताएं तो 1 किलो रुई में से कितना लंबा धागा निकलता है। जितना ज्यादा मीटर निकलेगा उतना वो धागा पतला हो जाएगा और जितना मीटर निकला है वो उसका काउंट हो जाता है। आज सबसे अद्ययावत टेक्नोलॉजी वाली मशीन जो है वो जर्मनी की है, जो रुई में से धागा बनाती है। उसका जो काउंट है वो 522 है, 522। 522 है, यानी बहुत पतला हो गया। धर्मपाल जी ने अपने पुस्तक में भी लिखा है उसके विषय में कि यहाँ पर जो हाथ से रुई में से धागा बनाने का काम करने वाला एक समाज था, वो समाज ये जो धागा बनाता था उसका उल्लेख है। यानी मशीन से बनने वाला 522 और हाथ से बनने वाला जो धागा था उसका काउंट था 2544। यानी करीब करीब 5 गुना बेहतर। इसका उल्लेख औरंगजेब के बखर में मिलता है। औरंगजेब अपने बेटी जिबुन निसा, उस जिबुन निसा को एक बार कहते हैं कि मान लिया तू बादशाह की बेटी है, इसका मतलब महल में बगैर कपड़ों से कैसे घूमती है। तो जिबुन निसा कहती है कि मैं बगैर बगैर कपड़ों से नहीं हूँ, मैंने एक साड़ी लपेटी है जो 9 बार लपेटने के बाद भी इतनी महीन है कि अंदर से शरीर दिख रहा है। उसमें उल्लेख ऐसा है कि 15 गज लंबा और 1 गज चौड़ा। गज मतलब अभी की भाषा में कहें तो वार या फिर 3 फुट। 1 गज यानी 3 फुट। तो 15 गज यानी 45 फुट बाय 3 फुट का कपड़ा, उसका वजन उसमें दिया है 6.5 ग्राम। यानी एक साड़ी हो गई तो उसकी घड़ी करेंगे तो आज के माचिस की डिब्बी में वो घड़ी करके रह सकती है। इतना महीन कपड़ा बनता था। लेकिन अंग्रेजों को अपने देश में औद्योगिक क्रांति करनी थी, वहां पर उनको कपड़ा बनाना था, तो यहाँ से रुई खरीद कर लेकर जाते थे। इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में उन्होंने पावर लूम्स लगाए थे और उस लूम पर यहाँ से लेके गए रुई से कपड़ा बनाते थे। लेकिन वो कपड़ा इतना मोटा और भद्दा होता था कि उसकी क्वालिटी की, उसकी जो दर्जा है वो अति निकृष्ट होता था। अपने यहाँ 40 किलो को एक मण कहते हैं और 40 वार को एक पाट कहते हैं। तो जो भी कपड़ा बनता था वो 40 वार का टुकड़े होते थे, उसको पाट कहा जाता था। तो मैनचेस्टर से कपड़ा भारत में आता था और यहाँ उसको बिक्री के लिए रखा, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता था। इतना निकृष्ट दर्जे का वो कपड़ा था। वो उसे मैनचेस्टर पाट कहा जाता था। उसका अपभ्रंश होकर आज भी हम बोलते हैं मांजर पाट। मांजर पाट मतलब एकदम थर्ड क्लास का क्वालिटी का कपड़ा। वो मैनचेस्टर पाट का मांजर पाट बन गया। लेकिन कोई खरीदता नहीं है क्योंकि भारत में बना हुआ इतना बढ़िया कपड़ा मिल रहा है। तो वो धर्मपाल जी के पुस्तक में उसका उल्लेख है कि यहाँ पर 6 लाख परिवार के अंगूठे काट दिए थे, क्योंकि वो अंगूठे से ही धागा बनाते थे। तो ये 6 लाख परिवार अगर उनको अंगूठे काट दिए हैं तो उनकी रोजी रोटी तो बंद हो गई। अपेक्षा ऐसी थी कि ये कपड़ा बनाना बंद करेंगे, लोगों को कपड़े की आवश्यकता बने रहेगी, तो फिर वो उनको ये मांजर पाट यानी मैनचेस्टर पाट खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये 6 लाख परिवार का अगर रोजगार बंद हो जाता है तो वो खाएंगे क्या। तो इसलिए उनको कहा कि आप जंगल तोड़ो और खेती करो, कपास उगाओ, हम खरीदेंगे आपसे कपास। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर ये एक ही मैंने बताया कि ऐसे एक एक करके कई कारागिरों को नष्ट किया और उनसे खेती करवाई। आज की भाषा में जिसे हम कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप का मतलब ऐसा है कि खेती में जो उगता है वो अगर नहीं बिका तो मैं साल भर खा सकता हूँ। ऐसे जो होते हैं उन्हें कैश क्रॉप नहीं कहते हैं।
लेकिन खेती में उगाने के बाद अगर वो नहीं बिकता है, भाव नहीं मिलता है, तो मैं अगर उसको बेच नहीं पाया हूँ, तो मैं खा भी नहीं सकता हूँ। वो सारे कैश क्रॉप, जिसमें रुई आ सकती है या गन्ना आ सकता है, कि जो मैं साल भर नहीं खा सकता हूँ। अगर मान लो मैंने चावल लगाए हैं और वो उगने के बाद उसका भाव मुझे अपेक्षित भाव नहीं मिलता है, तो नहीं बेचूँगा, मैं साल भर घर में खाऊँगा। तो ऐसे कैश क्रॉप के करने के पीछे अंग्रेजों ने हमें प्रवृत्त किया और एक-एक कारीगरी नष्ट करते गए और हमें खेती करने के लिए मजबूर कर दिया।